नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास कथा विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऊंट और सियार की एक बहुत ही क्लासिक, एकदम सिनेमाई कहानी के बारे में। ये वो कहानी है जो शायद हमने बचपन में सुनी हो, लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। दोस्ती, धोखा और एकदम जैसे को तैसा वाले इंसाफ की नजर से। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब कहानी में घुसने से पहले एक सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, आखिर होता क्या है जब एक बहुत ही गहरी और पक्की दोस्ती के बीच स्वार्थ आ जाता है? मतलब जब अपना फायदा अपने ही दोस्त के नुकसान से बड़ा लगने लगे। ये कहानी सिर्फ दो जानवरों की नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, भरोसे की नाजुक डोर और उसके टूटने के बाद होने वाले अंजाम का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। तो जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही घना, एकदम गहरा जंगल है। रात का समय है, चांदनी खिली हुई है और जंगल के बिल्कुल किनारे से कलकल करती हुई एक चौड़ी और तेज नदी बह रही है। इसी शांत और थोड़े रहस्यमयी माहौल में हमारे दो मुख्य किरदार रहते हैं। एक है हमारा विशालकाय, एकदम सीधा साधा और शांत ऊंट, और दूसरा है एक छोटा लेकिन हद से ज्यादा चालाक सियार। दिखने में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों में बहुत गहरी पक्की दोस्ती है। अब हर अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट है, जो शुरू होता है एक लालच से। नदी के बिल्कुल दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तरबूज का खेत है, एकदम लाल, मीठे और रसीले तरबूज। सियार को नदी के इस पार से ही देखकर मुंह में पानी आ रहा है। वो ऊंट को भी इस शानदार दावत का लालच देता है। लेकिन पंगा यह है कि भाई, उस खेत तक पहुंचने के लिए उन्हें वो गहरी और खतरनाक नदी पार करनी पड़ेगी। और यहीं पर ऊंट का वो बड़ा दिल और सहयोगी स्वभाव सामने आता है। अब सियार को तो तैरना आता नहीं, तो ऊंट बिना कुछ सोचे समझे अपनी चौड़ी पीठ आगे कर देता है। सियार मजे से उस पर चढ़कर बैठ जाता है और दोनों मिलकर उस तेज नदी को सुरक्षित पार करने लगते हैं। ये दृश्य देखकर लगता है कि यार, दोस्ती हो तो ऐसी, एक दूसरे पर कितना अटूट विश्वास है। खैर, नदी पार करके दोनों पहुंच जाते हैं खेत के बिल्कुल बीचों बीच। चांद की हल्की रोशनी में उनकी ये शानदार दावत शुरू होती है। ठंडे मीठे तरबूज खाकर दोनों को जो मजा आ रहा है ना, क्या ही कहने, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन जैसे ही सियार का वो छोटा सा पेट फुल हो जाता है, माहौल थोड़ा बदलने लगता है। हवा में एक अजीब सा तनाव आ जाता है। ऐसा लगता है कि बस अब कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। होता यह है कि सियार अचानक खुशी से पागल होकर जोर जोर से हुआ हुआ करके चिल्लाने लगता है। ये देखकर ऊंट के तो पसीने छूट जाते हैं। वो एकदम घबराकर दबी हुई आवाज में कहता है, अरे भाई चिल्ला मत, तुम्हारा ये शोर सुनकर किसान जाग जाएगा। ऊंट उसे आने वाले भयानक खतरे से आगाह कर रहा है। उसे पता है कि वे चोरी कर रहे हैं और अगर रंगे हाथों पकड़े गए तो बहुत बुरी गत बनेगी। लेकिन अब सियार का जवाब सुनिए। यहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। सियार बड़ी ही बेशर्मी से कहता है, क्या करूं दोस्त, गाना गाए बिना मेरा खाना नहीं पचता। मतलब सोचिए, जिस दोस्त ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराई, वो उसी की जान खतरे में डाल रहा है। उसे सिर्फ अपनी आदत और अपने मजे से मतलब है। ये इस कहानी में स्वार्थ और विश्वासघात का सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेज और खतरनाक है। सियार की वो तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीर देती है और सोता हुआ किसान जाग जाता है। वो गुस्से में आग बबूला होकर एक भारी लाठी लेकर खेत की तरफ दौड़ पड़ता है। अब चालाक सियार तो छोटा सा है, वो किसान को दूर से देखते ही सरपट भागकर पास की घनी झाड़ियों में छिप जाता है। और हमारा बेचारा ऊंट, वो इतना बड़ा है कि चाहकर भी कहीं छिप नहीं पाता और वहीं बीच खेत में फंस जाता है। और फिर शुरू होता है कहानी का सबसे दर्दनाक और नाइंसाफी वाला हिस्सा। ऊंट, जिसका कोई कसूर नहीं था, वो सीधे उस क्रोधित किसान के सामने पड़ जाता है। किसान को लगता है कि इसी ने उसकी सारी फसल बर्बाद की है। वो अपनी भारी लाठी से उस सीधे साधे ऊंट की बेरहमी से पिटाई शुरू कर देता है। वो मार जो असल में सियार को पड़नी चाहिए थी, वो इस बेकसूर ऊंट को सहनी पड़ती है। उसे मार मार कर खेत से खदेड़ दिया जाता है। अब जरा इस दावत के बाद का नजारा देखिए। दोनों दोस्तों की हालत में जमीन आसमान का फर्क है। सियार का पेट एकदम फुल है, वो झाड़ियों में बिल्कुल सेफ बैठा है, उसे एक खरोच तक नहीं आई। और दूसरी तरफ ऊंट, वो बेचारा अभी भी भूखा है, क्योंकि उसने तो ठीक से खाया भी नहीं था। लाठियों की मार से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है और उसे बुरी तरह अपमानित किया गया है। एक की स्वार्थी गलती की सजा दूसरे ने अपने शरीर पर झेली।
इस दर्दनाक पिटाई के बाद जंगल का माहौल एकदम बदल जाता है। ऊंट बहुत धीरे धीरे, हर कदम पर दर्द से कराहता हुआ वापस उसी ठंडी नदी के किनारे पहुंचता है। लेकिन यहां एक बात बहुत गौर करने वाली है। ऊंट एकदम खामोश है। वो सियार पर जरा भी चिल्लाता नहीं है, कोई गुस्सा नहीं दिखाता, बस चुप है। लेकिन उसकी ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है। उसका दिमाग अब शिकायत करने के बजाय बहुत ही शांत तरीके से कुछ और ही गणित लगा रहा है। और सियार की डिठाई तो देखिए। उसे लगता है कि वो तो अपनी चालाकी से बच निकला और ऊंट सब भूल जाएगा। वो अपनी झाड़ियों से बाहर निकलता है और बिना किसी शर्म के ऊंट से कहता है कि उसे वापस नदी पार करा दे। मतलब जिस दोस्त को अभी अभी मरवाते मरवाते छोड़ा है, उसी से लिफ्ट मांग रहा है। और ऊंट, वो भी बिना एक शब्द कहे बहुत ही शांति से सियार को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के उस सिनेमाई क्लाइमैक्स पर। दोनों नदी पार कर रहे हैं और एकदम बीचों बीच पहुंच चुके हैं। उनके चारों तरफ गहरा, काला और तेज गति से बहता हुआ पानी है। किनारा बहुत दूर है और ठीक उसी पल ऊंट अचानक रुक जाता है। वो अपना विशाल शरीर पानी में स्थिर कर लेता है और तैरना बंद कर देता है। उस डरावने गहरे पानी के बीच सन्नाटा छा जाता है। ऊंट धीरे धीरे अपना शरीर पानी में नीचे की तरफ करने लगता है। पानी का स्तर सियार की गर्दन तक आ जाता है। अब सियार की सिट्टी पिट्टी गुम। वो चीख पड़ता है, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, मैं डूब जाऊंगा। अब जाकर सियार को उस भयानक और जानलेवा खतरे का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी जान पूरी तरह से उसी दोस्त के हाथ में है जिसे उसने धोखे से पिटवाया था। और तब ऊंट अपनी चुप्पी तोड़ता है। ये पूरी कहानी का सबसे संतुष्टिदायक पल है। ऊंट बड़े ही शांत लहजे में बिना किसी गुस्से के कहता है, क्या करूं दोस्त, खाना खाने के बाद पानी में डुबकी लगाने की मेरी आदत है। मेरी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होता है। वाह, ऊंट ने बिल्कुल उसी स्वार्थी तर्क का इस्तेमाल किया जो सियार ने खेत में अपनी जान बचाने के लिए किया था। सियार को गाने की आदत थी, ऊंट को डुबकी लगाने की। और ऊंट सिर्फ बोलता नहीं है, वो सच में अपनी बात पर कायम रहता है। वो सियार को बीच मझधार में छोड़कर गहरे पानी में डुबकी लगा लेता है। सियार के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। वो ऊंट की गीली पीठ से फिसलता है और छपाक से उस तेज और अशांत नदी में गिर जाता है। जो दूसरों को स्वार्थ में धोखा देता है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सियार को उसके किए की सजा उस ठंडे पानी में मिल ही जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? पहला, स्वार्थ किसी भी भरोसे को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन है। दूसरा, धोखे का परिणाम कर्मों के चक्र के रूप में सामने आता ही है। और सबसे बड़ी बात, जैसे को तैसा का सिद्धांत, जो लोग दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनते हैं, वो अंततः अपनी ही चालाकी के जाल में खुद फंस जाते हैं। इस कथा विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आपके लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, क्या कोई भी रिश्ता कभी भी वास्तव में बच सकता है जब उसमें विश्वास को जानबूझकर और अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा गया हो? ऊंट और सियार की इस कहानी ने कर्मों के न्याय का एक बहुत ही स्पष्ट चित्र दिखाया।